अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग 2023 दुनिया के देशों की रक्षा से जुड़ी जानकारी रखने वाली डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर की 2023 की जुलाई में जारी 145 देशों की 2023 मिलिट्री स्ट्रेंथ लिस्ट की ताज़ा रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति वाला देश है। इस सूची में अमेरिका शीर्ष पर है, अर्थात उसके पास सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति हैं। इस रैंकिंग में अमेरिका के बाद रूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। ग्लोबल फायर पावर की ओर से जारी इस सूची में कमज़ोर सैन्य शक्ति वाले देशों को भी शामिल किया गया है, जिसमें भूटान और आइसलैंड जैसे देश शामिल हैं। भारत सैन्य शक्ति के मामले में ब्रिटेन और इटली जैसे यूरोपीय देशों से ऊपर है। इस सूचकांक का मूल्यांकन 60 से अधिक कारकों के आधार पर किया गया है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य इकाइयों की मात्रा और वित्तीय स्थिति से लेकर रसद क्षमताओं और भौगोलिक स्थिति तक की श्रेणियों के साथ प्रत्येक देश को रैंकिंग दी गई है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति वाले 10 देश, पहला है यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका, रैंक इसकी है 0.0712। दूसरा है रूस 0.0714, चीन 0.0722, भारत 0.1025, यूनाइटेड किंगडम 0.1435, दक्षिण कोरिया 0.1505, पाकिस्तान 0.1694, जापान, फिर फ्रांस, फिर इटली। और दुनिया के सबसे कमज़ोर सैन्य शक्ति वाले 10 देश, तो इसमें सबसे कमज़ोर सैन्य शक्ति वाले देश हैं 145 पे भूटान। हम ऊपर से देखते हैं 136वें रैंक पे है केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, फिर आइसलैंड है 137 रैंक पे, 138 रैंक पे है सिएरा लियोन, 139 पे है बेलीज़, 140 रैंक पे है सूरीनाम और 141 पे है लाइबेरिया, 142 पे है सोमालिया, 143 पे है मोल्दोव, 144 पे है बेनिन, 145 पे है भूटान। 0.000 की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रेटिंग एक आदर्श स्कोर है जो अभी तक किसी भी देश ने प्राप्त नहीं की है। स्कोर का मान जितना कम होगा उसकी सैन्य शक्ति उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। जीपीआई परमाणु क्षमताओं को अपने आकलन में शामिल नहीं करता है। रैंकिंग पूर्णतः पारंपरिक क्षमताओं पर आधारित होती है। अगला टॉपिक है नाटो शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित 11 से 12 जुलाई 2023 को विल्नियस लिथुआनिया में नाटो का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में अन्य मुद्दों के अलावा नाटो में यूक्रेन की सदस्यता, रक्षा व्यय बजट, तुर्की स्वीडन द्विपक्षीय बैठक पर ध्यान केंद्रित किया गया। फिनलैंड नाटो के नए सदस्य के रूप में पहली बार शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इससे पूर्व यह सम्मेलन 29-30 जून 2022 के मध्य मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया था। इसमें नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन देशों के राष्ट्रीय प्रमुखों और सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नाटो की स्थापना सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर वर्ष 1949 में वाशिंगटन संधि द्वारा की गई थी। इस संधि की धारा 5 के अनुसार किसी एक सदस्य पर हमला होने पर सभी सदस्य देश उसकी सहायता करेंगे। यह पश्चिमी राष्ट्रों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। वर्तमान में नाटो के 31 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है तथा वर्तमान महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। इसके सदस्य देशों में अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, मॉन्टेनेग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया,
तथा फिनलैंड हैं। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2019 में नाटो संगठन के नेताओं ने भूमि, समुद्र, वायु और साइबर स्पेस के बाद अंतरिक्ष को संचालन का 5वां क्षेत्र घोषित किया है। यूएई एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश। संयुक्त अरब अमीरात वैंकूवर, कनाडा में 12 जुलाई 2023 को हुई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल क्षेत्रीय निकाय FSRB मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह APG के बैठक में पूर्ण पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE प्रथम अरब देश है जिसे एशिया या प्रशांत समूह APG में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह विश्व स्तर पर सबसे बड़ा FSRB है और सीमा पार सहयोग और सूचना विनिमय के लिए वास्तव में एक अनूठा मंच प्रदान करता है। APG पूर्ण सत्र में भाग लेने वाले UAE प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग कार्यालय के महानिदेशक हामिद अल जाबी द्वारा किया गया। वित्तीय अपराध से लड़ने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राष्ट्रों को ही पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाता है। पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करना मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए UAE की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पर्यवेक्षक देशों के अतिरिक्त मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया या प्रशांत समूह में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, OECD, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी कार्यकारी निदेशालय, एशियाई विकास बैंक, राष्ट्रमंडल सचिवालय, इंटरपोल, वित्तीय समूह जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी भाग लेते हैं। UK CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बना। जुलाई 2023 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता CPTPP में शामिल होने वाला यूनाइटेड किंगडम पहला यूरोपीय देश बना। CPTPP 8 मार्च 2018 को सैंटियागो, चिली में 11 देशों के बीच हुआ एक मुक्त व्यापार समझौता है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार किए जाने वाले वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करना है। वर्तमान में एक यूरोपीय देश UK सहित इसमें कुल 12 देश शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम। इस समझौते को मूल रूप से वर्ष 2005 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप TPP के रूप में प्रस्तावित किया गया था, जिसे एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें अमेरिका सहित 12 देश शामिल थे। हालांकि अमेरिका वर्ष 2017 में इस समझौते से अलग हो गया, फिर शेष बचे 11 देशों को इस समझौते को पुनः नया रूप देना पड़ा। उसके बाद से यह समझौता CPTPP कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है। CPTPP वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्र में से एक है, जो वर्ष 2021 में वैश्विक GDP के 12% हिस्सेदारी का नेतृत्व करता था। UK के प्रवेश के बाद यह हिस्सा अब 15% तक बढ़ सकता है। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। 3 जुलाई 2023 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की, जिसमें दुनिया के 50 वर्ष से कम पुराने सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। इसमें शिक्षण, अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और उद्योग के साथ साथ उसके काम का आकलन किया गया है। वर्ष 2023 की सूची में नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में भारत के केवल 3 विश्वविद्यालय महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल 77वें रैंक पर है, JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूरू 79वें रैंक पे है और शोलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज 91वें स्थान पर है।
शामिल हैं और वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 10 में हांगकांग के 3 संस्थान, शीर्ष 20 में फ्रांस के सर्वाधिक 5 संस्थान शामिल हैं। इस वर्ष की रैंकिंग में 104 देश और क्षेत्रों के 1799 विश्वविद्यालय शामिल हैं। विश्व यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग को तैयार करने में 13 प्रदर्शन संकेतकों को शामिल किया गया है। द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में वैश्विक स्तर पर 605 यूनिवर्सिटीज़ में भारत के कुल 45 संस्थानों का मूल्यांकन किया गया है। पिछले वर्ष की इस सूची में 539 में से 40 भारतीय संस्थान शामिल थे। 47 संस्थानों के साथ तुर्की सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है। इसके बाद भारत 45 दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर ईरान है 39 संस्थानों के मूल्यांकन के साथ। यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष 5 भारतीय विश्वविद्यालय यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पहला क्रम है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल, जिसकी रैंकिंग 77 है। JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूरू 79th रैंक पे है। सुलिनी जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान यूनिवर्सिटी सोलन हिमाचल प्रदेश 91वीं रैंक पे है। अलगप्पा यूनिवर्सिटी कराईकुडी तमिलनाडु में है और इसकी रैंकिंग 101 से 150 तक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, इसकी भी रैंकिंग 101 से 150 तक है। अगला है इसमें शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023। तो इसमें सबसे पहला है रैंकिंग के हिसाब से 2023 में इनकी रैंकिंग फर्स्ट है और 2022 में इसकी रैंकिंग दूसरी थी। तो नानयांग टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो कि सिंगापुर में है। दूसरा है हांगकांग जो कि 2022 में तीसरे स्थान पर था, हांगकांग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हांगकांग। और तीसरी रैंकिंग पे है पेरिस साइंसेज एट लेट्रस PSL रिसर्च यूनिवर्सिटी पेरिस जो कि फ्रांस में है और ये 2022 में पहले स्थान पर था। चौथा है हांगकांग पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय हांगकांग। पांचवा है एरास्मस विश्वविद्यालय रॉटरडैम नीदरलैंड में है। छठा है हांगकांग की सिटी यूनिवर्सिटी हांगकांग। सातवां है एंटवर्प विश्वविद्यालय बेल्जियम। आठवां है इंस्टीट्यूट पॉलिटेक्निक डी पेरिस फ्रांस में है। नौवां प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। 10वां उल्सान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी UNIST, ये है दक्षिण कोरिया में। अगला टॉपिक है न्यूजीलैंड प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है। इसे याद रखिएगा, न्यूजीलैंड प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश। न्यूजीलैंड फलों और सब्जियों के संग्रह के लिए सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। न्यूजीलैंड ने 1 जुलाई 2023 को इस निर्णय को लागू किया है। एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ सरकार के अभियान के तहत प्रतिबंध में प्लास्टिक स्ट्रॉ और चांदी के बर्तन भी शामिल हैं। प्रतिबंध एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद बैग, प्लास्टिक प्लेट, कटोरे और कटलरी के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाता है। फार्मेसियों, आतिथ्य स्थल, स्वास्थ्य और विकलांगता सेवाओं जैसे कुछ प्रतिष्ठानों को इससे छूट प्रदान की गई है। वर्ष 2019 में घर ले जाने वाले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध के बाद से न्यूजीलैंड में ग्राहक अपनी खरीदारी के लिए पुनः प्रयोज्य टोट बैग का उपयोग कर रहे हैं। न्यूजीलैंड की इस पहल का उद्देश्य इसके खुद के 150 मिलियन टन वार्षिक प्लास्टिक बैग को रोकना है। दुनिया में प्रतिवर्ष 400 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है, जिसमें 50% हिस्सेदारी सिंगल यूज़ प्लास्टिक की है। विश्व में सर्वाधिक प्लास्टिक उत्पादन लगभग 42 मिलियन टन अमेरिका द्वारा किया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 34 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जिसमें लगभग 30% प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल किया जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 18 जुलाई 2023 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023
Q3 में भारत 7 स्थानों का सुधार कर पिछले साल के 87वें स्थान से 80वें यानी कि 80वें स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीज़ा मुक्त पहुंच की अनुमति देने वाले देशों की संख्या अपरिवर्तित बनी हुई है। अभी भारतीय पासपोर्ट के द्वारा 57 देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल के द्वारा यात्रा की जा सकती है। लंदन स्थित वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार फर्म हैनले और पार्टनर्स द्वारा हैनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की रैंकिंग प्रणाली है जो उन गंतव्यों की संख्या के अनुसार है जहां उनके धारक बिना पूर्व वीज़ा के पहुंच सकते हैं। सूचकांक में 199 विभिन्न पासपोर्ट और 227 विभिन्न यात्रा गंतव्यों को शामिल किया गया है। यह सूचकांक हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया गया है। 2014 में 52 देशों में भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीज़ा मुक्त पहुंच की अनुमति देने के साथ भारत 76वें स्थान पर था, लेकिन इसका प्रदर्शन रैखिक नहीं रहा। वह 2015 में 88वें स्थान पर आया 51 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच के साथ, और 2016 में 85वें स्थान पर आया, 2017 में 87वें और 2018 में 81वें, 2019 में और 20 में 82वें और 2021 में 81वें स्थान पर, 2022 में 87वें स्थान पर रहा। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में 5 साल तक शीर्ष स्थान पर रहने वाला जापान तीसरे स्थान पर खिसक गया है। इसकी जगह सिंगापुर ने ले ली है, जो अब आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, जिसके नागरिक दुनिया भर के 227 में से 192 यात्रा स्थलों पर वीज़ा मुक्त यात्रा करने में सक्षम हैं। दूसरे स्थान पर जर्मनी, इटली और स्पेन हैं। तीसरे स्थान पर जापान के साथ ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया और स्वीडन हैं। ब्रिटेन 2 स्थानों के सुधार के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि अमेरिका ने सूचकांक में 1 दशक से चली आ रही गिरावट जारी रखी और 2 स्थान गिरकर 8वें स्थान पर आ गया है। शीर्ष 5 पासपोर्ट धारक देश हैं, तो यहाँ पे रैंक हैं, देश हैं और देश में वीज़ा मुक्त पहुँच है कितने देशों में है। तो पहला है सिंगापुर पहली रैंकिंग में और 192 देशों में पहुँच। 2 है दूसरे रैंक पे है जर्मनी, इटली, स्पेन 190 और तीसरा है ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, लग्जमबर्ग, स्वीडन और 189 देशों में वीज़ा मुक्त पहुँच है। चौथा है डेनमार्क, आयरलैंड, चौथी रैंकिंग पे डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड, यूके है 188 देशों में वीज़ा मुक्त पहुँच है। 5वें रैंकिंग पे है बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, माल्टा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्विट्ज़रलैंड 187 देशों में वीज़ा मुक्त पहुँच है। हैनले एंड पार्टनर्स ने एक विशेष नया शोध भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप हैनले ओपेनेंस इंडेक्स आया है, जो इस तथ्य का मूल्यांकन करता है कि कोई देश कितने देशों में वीज़ा मुक्त पहुँच की अनुमति देता है। यहाँ केवल 4 देशों को वीज़ा मुक्त पहुँच की अनुमति देने के लिए भारत को कुल 97 देशों में 94वां स्थान दिया गया था। सूचकांक में सबसे नीचे के 4 देश जिन्होंने किसी भी पासपोर्ट के लिए वीज़ा मुक्त पहुँच की अनुमति नहीं देने के लिए 0 अंक प्राप्त किया है, वे हैं अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया, पापुआ न्यू गिनी और तुर्कमेनिस्तान। इंडेक्स में शीर्ष 20 सबसे खुले देशों में कंबोडिया को छोड़कर सभी छोटे द्वीप राष्ट्र या अफ्रीकी राज्य हैं। 12 पूरी तरीके से खुले देश हैं जो दुनिया के सभी 198 पासपोर्टों उनके अपने पासपोर्टों को छोड़कर पर वीज़ा मुक्त या वीज़ा ऑन अराइवल प्रवेश की पेशकश करते हैं। ये देश हैं बुरुंडी, कोमोरो द्वीप समूह, जिबूती, गिनी बिसाऊ, मालदीव, माइक्रोनेशिया, मोजाम्बिक, रवांडा, समोआ, सेशल्स, तिमोर लेस्ते और तुवालू। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट में यात्रा की स्वतंत्रता सबसे कम है। इन पासपोर्ट धारकों को अधिकांश देशों की यात्रा से पहले वीज़ा प्राप्त करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। दुनिया में सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट धारक देश हैं
यहाँ पे रैंक दी हुई है देश और देश में वीज़ा मुक्त पहुँच। तो पहला 130वीं रैंक पे है अफ़गानिस्तान, 27 देशों में वीज़ा मुक्त पहुँच है। 102वें नंबर पे है इराक, 29 देशों में, और 101वें पे है सीरिया, 30 में। पाकिस्तान है 100वें नंबर पे, 33 देशों में पहुँच है इसकी वीज़ा मुक्त। और 99वें रैंक पे है यमन, 35 देशों में वीज़ा मुक्त पहुँच। सोमालिया की भी 99वीं रैंक है, इसमें भी 35 देशों में वीज़ा मुक्त पहुँच है। 98वें रैंक पे है फ़िलिस्तीन राष्ट्र, 38 देशों में वीज़ा मुक्त पहुँच है। 98वीं रैंक पे है नेपाल भी, इसमें भी 38 देशों में वीज़ा मुक्त पहुँच है। 97वें नंबर पे है उत्तर कोरिया, 39 देशों में वीज़ा मुक्त पहुँच है। 96वें रैंक पे है बांग्लादेश, जिसमें कि 40 देशों में वीज़ा मुक्त पहुँच है। श्रीलंका, लीबिया दोनों 95वें स्थान पर हैं और दोनों में ही 41 देशों में वीज़ा मुक्त पहुँच है। 94वें रैंक पे है कोसोवो, 42 देशों में वीज़ा मुक्त पहुँच है। 93वें रैंक पे है लेबनान, 43 देशों में वीज़ा मुक्त पहुँच है। सूडान की रैंक है 92 और ये 44 देशों में वीज़ा मुक्त पहुँच सकते हैं। और 92वें रैंक पे है ईरान, 44 देशों में। 92 रैंक पे है एरिट्रिया, 44 देशों में, यानी कि 92 रैंक पे सूडान, ईरान और एरिट्रिया तीनों एक साथ हैं। 91वें रैंक पे हैं कांगो डेमो प्रतिनिधि, 45 देशों में। 90 रैंक पे है दक्षिण सूडान और नाइजीरिया, 46 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच के साथ। आगे देखते हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 28 जून 2023 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा समानता और सुरक्षा तथा पर्यावरणीय स्थिरता के प्रमुख मापदंडों में महत्वपूर्ण सुधार के साथ ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 ETI में 120 देशों के बीच भारत 20 स्थानों के सुधार के साथ 67वें स्थान पर पहुंच गया है। 2021 में इस सूचकांक में भारत 115 देशों में 87वें स्थान पर था। आर्थिक मंच ETI देशों को उनकी ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन और टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियों को सुरक्षित करने की उनकी तत्परता के आधार पर बेंचमार्क करता है। फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023 शीर्षक वाली इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और सिंगापुर 17वें एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं जो स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, इक्विटी को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाकर संक्रमण की गति दिखा रहे हैं। चीन और इंडोनेशिया के साथ भारत उन 55 देशों में शामिल है जिन्होंने एक दशक में अपने ETI स्कोर में 10% से अधिक का सुधार किया है। ETI में स्वीडन एक बार फिर शीर्ष पर है, उसके बाद है डेनमार्क और नॉर्वे, और उसके बाद है फिनलैंड और स्विट्ज़रलैंड का स्थान है। इसमें स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे पिछले एक दशक से शीर्ष 3 देशों में शामिल हैं। सूचकांक के शीर्ष 10 देशों में आइसलैंड 6वें, फ्रांस 7वें, ऑस्ट्रिया 8वें, नीदरलैंड 9वें और एस्टोनिया 10वें स्थान पर है। अन्य प्रमुख देशों में जर्मनी 11वें, अमेरिका 12वें और UK 13वें स्थान पर है। सूचकांक में शामिल शीर्ष 10 देश हैं, तो यहाँ पे क्रम है, देश हैं और ETI स्कोर हैं। पहला है स्वीडन 78.5 स्कोर के साथ में, दूसरा डेनमार्क 76.1 स्कोर, नॉर्वे तीसरे रैंक पे है 73.7 स्कोर के साथ में, चौथा है फिनलैंड 72.8 स्कोर के साथ में, पांचवा है स्विट्ज़रलैंड 72.4 स्कोर, छठा है आइसलैंड 70.6 स्कोर, सातवां है फ्रांस 70.6 स्कोर, आठवां है ऑस्ट्रिया 69.3 स्कोर, नौवां है नीदरलैंड 68.8 स्कोर, 10वां है एस्टोनिया 68.3 स्कोर। सूचकांक में भारत ETI स्कोर 50 भारत का स्कोर है 54.3 है और यह 67वें स्थान पर है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति नीचे तालिकाओं में दर्शाई गई है, जो इस प्रकार से है। क्रम, देश और ETI स्कोर।
17वें नंबर पे है चीन 64.9 स्कोर के साथ में। 66वें रैंक पे है श्रीलंका 54.3 स्कोर के साथ में। नेपाल का है 97वां रैंक 49.2 स्कोर के साथ में। 107वें नंबर पे है पाकिस्तान 46.9 स्कोर के साथ में। और 113वें नंबर पे है बांग्लादेश 45 स्कोर के साथ में। सूचकांक में शामिल निम्नतम स्कोर वाले 5 देश इस प्रकार हैं। तो 120वें नंबर पे ये जो सबसे कम है यमन का है 40 स्कोर के साथ में। 119वें नंबर पे है कांगो गणराज्य 42.3 स्कोर के साथ में। 118 पे है तंजानिया 42.9 स्कोर के साथ में। 117वें रैंक पे है जाम्बिया 44.3 स्कोर के साथ में। 116वें पे है जिम्बाब्वे 44.7 स्कोर के साथ में। WEF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि स्वच्छ टिकाऊ ऊर्जा पर व्यापक प्रगति हुई है, लेकिन देशों द्वारा ऊर्जा सुरक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित न करने के कारण संक्रमण की समानता के लिए उभरती चुनौतियां हैं। परिवर्तन की यह गति पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समावेशी और सुरक्षित तरीके से पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। WEF ने एक बयान में कहा, भू राजनीतिक और बृहद आर्थिक अस्थिरता जिसने हाल के वैश्विक ऊर्जा संकट को प्रेरित किया ने सार्वभौमिक सामर्थ्य और पिछले दशक में देखी गई चुनौतीपूर्ण प्रगति की कीमत पर सुरक्षित और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने पर देशों का ध्यान केंद्रित किया है। भारत की वर्तमान रैंकिंग में सुधार महत्वपूर्ण है, यह देखते हुए कि ऊर्जा परिवर्तन को निकट अवधि की जरूरतों के कारण चुनौती दी गई है और देश विभिन्न स्वास्थ्य और भू राजनीतिक और आर्थिक संकटों से उभरने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करना, ठोस ईंधन के स्थान पर स्वच्छ खाना पकाने के विकल्प, मुख्य रूप से तरल पेट्रोलियम गैस अपनाना और नवीकरणीय ऊर्जा तैनाती में वृद्धि भारत की ETI प्रदर्शन में सुधार के लिए प्राथमिक योगदान करता रहे हैं। भारत हाल के ऊर्जा संकट से अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुआ है, जिसका मुख्य कारण बिजली उत्पादन में प्राकृतिक गैस की कम हिस्सेदारी और मौजूदा उत्पादन क्षमताओं का बढ़ता उपयोग है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 20 जून 2023 को जारी विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 146 देशों में लैंगिक समानता की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने समग्र लैंगिक अंतराल को 64.3% कम किया है और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में जेंडर समानता के मामले में 146 देशों में 127वें स्थान पर है, 127वें स्थान पर है, जबकि आइसलैंड इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद नॉर्वे और फिनलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। आइसलैंड, फिर नॉर्वे, फिर फिनलैंड और भारत की रैंकिंग है 127वीं। इस प्रकार भारत ने 2022 संस्करण की तुलना में 2023 में 1.4% अंक और 8 स्थान का सुधार किया है। वर्ष 2022 इंडेक्स में भारत 135वें स्थान पर था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के शीर्ष 5 देश यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है आइसलैंड 0.912 स्कोर के साथ में, दूसरे नंबर पे है नॉर्वे 0.879 स्कोर के साथ में, तीसरा है फिनलैंड 0.863 के स्कोर के साथ में, चौथा है न्यूजीलैंड 0.856 स्कोर के साथ में, पांचवा है स्वीडन 0.815 स्कोर के साथ में। भारत के लिए सब इंडेक्स, भारत ने शिक्षा के स्तर पर नामांकन में समानता प्राप्त कर ली है, हालांकि यह आर्थिक भागीदारी और अवसर पर केवल 36.7% समानता तक पहुंच पाया है। मजदूरी और आय में समानता में वृद्धि हुई है, लेकिन 2022 संस्करण के बाद से वरिष्ठ रैंकों और तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी में थोड़ी गिरावट आई है। भारत ने राजनीतिक सशक्तिकरण में प्रगति की है और इस क्षेत्र में 25.3 समानता दर्ज की है, जिसमें 15.1% सांसदों का प्रतिनिधित्व महिलाएं संसद में करती हैं, जो 2006 के उद्घाटन संस्करण के बाद से भारत के लिए सबसे बेहतर स्थिति है। 95% समानता के साथ
स्वास्थ्य और जीवन रक्षा इंडेक्स के मामले में जन्म के समय लिंगानुपात 1.9% अंक बढ़कर 92.7% हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की सब इंडेक्स रैंक, यहाँ पे सब इंडेक्स रैंक और स्कोर दिया हुआ है 0 से 1 तक। आर्थिक भागीदारी और अवसर में 142वीं रैंक है, स्कोर 0.367 है। शिक्षा प्राप्ति में 26वां रैंक है और स्कोर 1 है। स्वास्थ्य और जीवन रक्षा में 142वीं रैंक है, स्कोर 0.950 है। राजनीतिक अधिकारिता में रैंक 59 है और स्कोर 0.253 है। विश्व आर्थिक मंच WEF ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स सालाना 4 प्रमुख आयामों आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षणिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता तथा राजनीतिक सशक्तिकरण में लैंगिक समानता की वर्तमान स्थिति और विकास को मापता है। इन 4 उप सूचकांकों में से प्रत्येक के साथ साथ समग्र सूचकांक पर GGG सूचकांक 0 और 1 के बीच स्कोर प्रदान करता है, जहां 1 पूर्ण समानता और 0 पूर्ण असमानता को, 1 जो है वो पूर्ण समानता को और 0 पूर्ण असमानता को दर्शाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 देशों को 8 क्षेत्रों यूरेशिया और मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और प्रशांत, यूरोप, लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियन, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी एशिया और उप महासागर अफ्रीका में वर्गीकृत करती है। यूरोप में लैंगिक समानता 76.3%, इस वर्ष उत्तरी अमेरिका 75% में समानता के स्तर को पार कर सभी 8 क्षेत्रों में शीर्ष स्थान पर है। दक्षिण एशिया जो 8 क्षेत्रों में 5वें स्थान पर है ने 63.4% लैंगिक समानता हासिल की, जो 8 क्षेत्रों में दूसरा सबसे कम स्कोर है। अगला पॉइंट है सूचकांक में भारत और उसके पड़ोसी देश। तो यहाँ पे देश हैं, रैंक दिया हुआ है क्षेत्रीय स्तर पर और ग्लोबल स्तर पर, और यहाँ पे स्कोर दिया हुआ है। तो पहला है बांग्लादेश, क्षेत्रीय स्तर पर इसकी रैंकिंग है पहली और ग्लोबल स्तर पर रैंकिंग है 59, स्कोर है 7.722। भूटान की दूसरी रैंकिंग है ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर 103वीं रैंक है 103 और स्कोर है 0.682। श्रीलंका तीसरे रैंक पे है, ग्लोबल रैंकिंग 115 है, स्कोर है 0.663। नेपाल की रैंकिंग चौथी है, ग्लोबल स्तर पर 116 है और स्कोर है 0.659। मालदीव की रैंकिंग 5वीं है, ग्लोबल स्तर पर 124 है और स्कोर है 0.649। भारत की रैंकिंग है 6वीं और ग्लोबल रैंकिंग है 127वीं और स्कोर है 0.643। पाकिस्तान की रैंकिंग है 7वीं, ग्लोबल स्तर पर 142 और स्कोर है 0.575। ईरान की रैंकिंग है 8वीं, ग्लोबल स्तर पर है 143 और स्कोर है 0.575। अफ़गानिस्तान की रैंकिंग है 9वीं और ग्लोबल स्तर पर है 146 और स्कोर है इनका 0.405। 2023 में ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर सभी 146 देशों के लिए 2022 में 68.1% से 0.3% अंक बढ़कर 68.4% हो गया। 2023 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार किसी भी देश ने अभी तक पूर्ण जेंडर समानता हासिल नहीं की है और शीर्ष 9 देशों आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन, जर्मनी, निकारागुआ, नामीबिया और लिथुआनिया ने अपने अंतर को कम से कम 80% कम कर दिया है। 91.2 के साथ रैंकिंग में आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है और यह एकमात्र ऐसा देश बना हुआ है जिसने अपने जेंडर गैप को 90% से अधिक कम किया है। 2017 से उपलब्ध आंकड़ों वाले 117 देशों में से 18 देशों, जिनमें प्रमुख हैं बोलीविया 50.4% और फ्रांस 42.3% सहित भारत 44.4% ने स्थानीय शासन में 40% से अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्रदान किया है। रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक अंतराल को कम करने की जो वर्तमान दर है, इसके अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता तक पहुंचने में 131 वर्ष लगेंगे।
ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023। नीति सलाहकार और अनुसंधान फर्म स्टार्टअप जिनोम द्वारा जून 2023 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 GSER 2023 दुनिया भर में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में लाखों स्टार्टअप के डेटा के साथ रिपोर्ट वैश्विक स्टार्टअप परिदृश्य में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। भारतीय शहर बेंगलुरु, जिसे भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, ने पिछले वर्ष की तुलना में 2 स्थान ऊपर चढ़ते हुए सूची में 20वां स्थान प्राप्त किया है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 शीर्ष पारिस्थितिकी तंत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि शीर्ष 3 पारिस्थितिकी तंत्र सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क शहर और लंदन ने 2020 से शीर्ष स्थान हासिल करते हुए अपनी स्थिति बनाए रखी है। वहीं रिपोर्ट में अमेरिकी शहर बोस्टन और बीजिंग, चीन शीर्ष 5 से बाहर हो गए हैं, जिससे लॉस एंजल्स अमेरिका चौथे और तेल अवीव इजराइल का 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही बोस्टन 6वें और बीजिंग 7वें स्थान पर पहुंच गया है। शीर्ष 10 स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र वाले देश शहर हैं। रैंक है, शहर है और देश हैं। पहला सिलिकॉन वैली अमेरिका का है, दूसरा है न्यूयॉर्क शहर, ये भी अमेरिका से, तीसरा लंदन है ब्रिटेन का, चौथा है लॉस एंजल्स अमेरिका का, पांचवा है तेल अवीव इजराइल का और छठा है बोस्टन अमेरिका का, सातवां है बीजिंग चीन का, आठवां है सिंगापुर का और नौवां है शंघाई चीन का और 10वां है बर्लिन जर्मनी का। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र में वृद्धि जारी है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में मुंबई 5 स्थानों के सुधार के साथ 31वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं बेंगलुरु, जो कर्नाटक का है, और दिल्ली दोनों ने 2-2 स्थानों की छलांग लगाते हुए क्रमशः 20वां यानी कि बेंगलुरु 20वां और दिल्ली 24वां स्थान प्राप्त किया है। रिपोर्ट में इस प्रगति का श्रेय भारत के बढ़ते डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को दिया गया है, जिसने देश के स्टार्टअप विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक और उभरता हुआ पारिस्थितिकी तंत्र पुणे, महाराष्ट्र ने काफ़ी प्रगति की है, जो पिछले वर्ष रैंकिंग में 51 से 60 से तथा 31 से 40 की सीमा में पहुंच गया है। इसके अलावा अन्य भारतीय शहरों में भी उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है, जो तकनीकी क्षेत्र में देश के समग्र विकास को प्रदर्शित करते हैं। सिंगापुर ने शीर्ष 10 में प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करते हुए 10 स्थानों के सुधार के साथ 8वां स्थान प्राप्त किया है। यह महत्वपूर्ण सुधार वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में सिंगापुर की बढ़ती स्थिति को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त मियामी, अमेरिका ने भी उल्लेखनीय प्रगति की है और 23वें स्थान तक पहुंचने के लिए 10 स्थानों का सुधार कर दृढ़ता से खुद को शीर्ष 30 पारिस्थितिकी तंत्रों में स्थापित किया है। शीर्ष 100 उभरते इकोसिस्टम का इकोसिस्टम मूल्य सामूहिक रूप से 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। यूरोप उभरते इकोसिस्टम रैंकिंग में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश क्षेत्र है। 2022 के बाद इसकी हिस्सेदारी 37 से बढ़कर 41% हो गई है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 दुनिया भर में स्टार्टअप इकोसिस्टम की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण है। स्टार्टअप जिनोम प्रत्येक इकोसिस्टम के प्रदर्शन, वित्त पोषण, बाजार पहुंच, जुड़ाव, प्रतिभा, अनुभव और ज्ञान जैसे 6 कारकों को मापता है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 विश्व में रहने के योग्य अच्छे शहरों की रैंकिंग ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के आधार पर ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट ग्रुप के इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है। EIU की वर्ष 2013 की ऐसी रैंकिंग जून 2023 में जारी की गई थी, जिसमें प्रमुख 173 शहरों के लिए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स आकलित किए गए हैं। इनमें भारत के 5 शहर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु को ही रैंकिंग प्रदान की गई है। वर्ष 2023 की इस रैंकिंग में दिल्ली व मुंबई 141वें व चेन्नई 144वें स्थान पर हैं, जबकि अहमदाबाद और बेंगलुरु 147वें स्थान पर क्रमशः और 148वें स्थान पर हैं।
EIU की वर्ष 2023 की रैंकिंग में सर्वोच्च 98.4 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान ऑस्ट्रियाई शहर वियना का है, जबकि कोपेनहेगन व मेलबर्न क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। पिछले वर्ष 2022 की EIU रैंकिंग में भी शीर्ष 2 स्थान इन्हीं दोनों शहरों के थे। सीरिया की राजधानी दमिश्क 173 शहरों की वर्ष 2023 की सूची में सबसे निचले 173वें स्थान पर है। पूर्व वर्ष 2021-22 में भी दमिश्क का अंतिम स्थान ही इस सूची में था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका वर्ष 2023 की सूची में सबसे निचले 10 शहरों में नीचे से 7वें कुल 167वें, हरारे कुल 166वें तथा कराची पाकिस्तान का नीचे से 5वें 169वें स्थान पर है। रहने के लिए सबसे खराब 10 शहरों में हरारे जिम्बाब्वे का, अल्जीयर्स अल्जीरिया का और त्रिपोली लीबिया का व लागोस नाइजीरिया का शामिल है। युद्ध में ग्रसित होने के कारण यूक्रेन की राजधानी कीव भी रहने के लिए सबसे अनुपयुक्त 10 शहरों में शामिल है। EIU की वर्ष 2022 की इस रैंकिंग के अनुसार रहने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त 10 शहरों में कनाडा के सर्वाधिक 3 शहर शामिल हैं, जबकि 2 शहर स्विट्जरलैंड के तथा एक शहर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया का है। सूचकांक में शामिल रहने योग्य शीर्ष 10 शहर हैं। रैंक है, शहर हैं और स्कोर हैं। पहला वियना ऑस्ट्रिया का है 98.4 स्कोर। दूसरा कोपेनहेगन डेनमार्क का है 98 और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का है 97.7 स्कोर मिला है इसे। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का है चौथे रैंक पे 97.4 स्कोर के साथ। 5वें पे है वैंकूवर कनाडा का 97.3 स्कोर के साथ। 6वां है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का 97.1 स्कोर के साथ। 7वां है जिनेवा स्विट्जरलैंड का 96.8 स्कोर के साथ और वैसे ही 7वां कैलगरी कनाडा का है 96.8 स्कोर के साथ, इसलिए 8वीं रैंकिंग यहाँ से हटाई गई है। टोरंटो कनाडा का है 96.5 स्कोर के साथ और 10वां है ओसाका और 10वां है ऑकलैंड। ओसाका है जापान का, ऑकलैंड है न्यूजीलैंड का। दोनों का स्कोर है 96। रहने के लिए सर्वाधिक अयोग्य 10 शहर हैं तो 164वें रैंक पे है डोउआला कैमरून का 46.4 स्कोर के साथ में। 165वें पे है कीव यूक्रेन का 44 स्कोर के साथ में। 166वें रैंक पे है हरारे जिम्बाब्वे का 43.8 स्कोर के साथ में। 167 है ढाका बांग्लादेश का स्कोर है 43.8 के साथ में और 168वें रैंक पे है पोर्ट मोरेस्बी पापुआ न्यू गिनी का 43.4 स्कोर के साथ में। 169वें रैंक पे है कराची पाकिस्तान का 42.5 स्कोर के साथ में। 170 पर है लागोस नाइजीरिया का 42.2 स्कोर के साथ में। 171 का है अल्जीयर्स अल्जीरिया का 42 स्कोर के साथ में। 172वें पे है त्रिपोली लीबिया का 40.1 स्कोर के साथ में और 173 यानी कि सबसे आखिरी है दमिश्क सीरिया का 30.7 स्कोर के साथ। EIU के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स का आकलन 5 प्रमुख मानकों के आधार पर किया जाता है। स्टेबिलिटी भारांश 25%, संस्कृति एवं पर्यावरण कल्चर एंड एनवायरनमेंट भारांश 25% के साथ में, हेल्थ केयर भारांश 20% के साथ में और शिक्षा एजुकेशन भारांश 10% एवं इंफ्रास्ट्रक्चर भारांश 20% इसमें शामिल हैं। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 42वां दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन 9 से 11 मई 2023 को इंडोनेशिया के शहर लाबुआन में संपन्न हुआ। मई 2023 में इंडोनेशिया में आयोजित 42वां आसियान शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, जहां सदस्य देशों ने क्षेत्रीय भुगतान प्रणाली, आसियान ग्राम नेटवर्क और इंडो पैसिफिक पर आसियान आउटलुक जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन में म्यांमार, दक्षिण चीन सागर और कोरियाई प्रायद्वीप में सुरक्षा स्थिति सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शांति और विवाद के मुद्दों को भी संबोधित किया गया। पैसिफिक के भू रणनीतिक निर्माण को लेकर उल्लेखनीय उत्साह सम्मेलन में दिखा। 42वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने आसियान के
भीतर एकता के महत्व पर बल दिया। साथ ही हिस्सा लेने वाले सदस्य देशों ने कई मुद्दों पर आम सहमति व्यक्त की। इस वर्ष शिखर सम्मेलन की थीम थी आसियान मामले विकास का उपकेंद्र, आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। आसियान सामुदायिक निर्माण एक बहुआयामी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। हालांकि 2015 में आसियान समुदाय की स्थापना आसियान एकीकरण की प्रक्रिया में एक प्रमुख मील का पत्थर थी। यह दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद प्रशांत के बड़े क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सिद्धांत रूप में तिमोर लेस्ते आसियान में शामिल। आसियान के मौजूदा सदस्यों द्वारा 11 वर्षों के गहन विचार विमर्श के बाद भौगोलिक रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के मान्यता प्राप्त क्षेत्र के भीतर स्थित और लगभग सभी आसियान देशों में स्थापित मिशन वाले तिमोर लेस्ते को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। आसियान सदस्य अंततः नवंबर 2022 में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान तिमोर लेस्ते को आसियान के 11वें और सबसे नए सदस्य के रूप में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने में सहमत हुए थे। मई 2023 में आसियान शिखर सम्मेलन में उपस्थित सदस्य निकाय की सहमति के बाद तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री जोस मारिया वास्कोनसेलोस ने पहली बार पर्यवेक्षक के रूप में शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। यह संभावित सदस्यों के लिए कई सदस्यता दायित्वों के लिए तैयारी करने की एक प्रक्रिया है। ऐसा होने से पहले आसियान का सदस्य बनने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में तिमोर लेस्ते को कई प्रक्रियात्मक कदम उठाने होंगे। अंतिम निर्णय आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान सर्वसम्मति से आसियान परिषद की सिफारिश पर किया जाएगा, जिसमें आसियान सदस्यों के विदेश मंत्री शामिल होते हैं। वर्ष 2024 में आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन लाओस में किया जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा 28 जून 2023 को विश्व के 163 देशों पर आधारित वैश्विक शांति सूचकांक 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 रिपोर्ट जारी की गई। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में विश्व के सबसे शांतिमय देश के रूप में आइसलैंड को तथा सबसे अशांत देश के रूप में अफगानिस्तान को दिखाया गया है। दुनिया के 163 देशों के वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 2.314 स्कोर के साथ 126वें 126वें स्थान पर है। पिछले वर्ष भारत इस सूचकांक में स्थान 135वां था। इस सूचकांक में शामिल देशों को उनके शांति के स्तर के अनुसार रैंकिंग प्रदान की गई है। इसमें विश्व की लगभग 99.7% जनसंख्या के शांति स्तर का मापन 23 गुणात्मक एवं मात्रात्मक संकेतकों के आधार पर किया जाता है। इन 23 संकेतकों को निम्न 3 विस्तृत विषयों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार हैं: समाज में बचाव एवं सुरक्षा का स्तर, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का विस्तार, सैन्यीकरण का स्तर। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक संघर्ष में होने वाली मौतें 96% से बढ़कर 2,38,000 हो गई हैं। हिंसा का वैश्विक आर्थिक प्रभाव 17% या $1 ट्रिलियन से बढ़कर वर्ष 2022 में $17.5 ट्रिलियन हो गया है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 13% के बराबर है। नए आंकड़ों से पता चलता है कि यूक्रेन की तुलना में इथोपिया में संघर्ष में होने वाली मौतों की संख्या अधिक है। मध्य पूर्व व उत्तरी अफ्रीका MENA मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका क्षेत्र विश्व के सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र हैं, जबकि यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र है। मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका के बाद शांति में दूसरा सबसे बड़ा सुधार दर्ज किया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक 5 शांतिमय देश हैं। पहला आइसलैंड, स्कोर है 1.124, दूसरा है डेनमार्क 1.31 और तीसरा है आयरलैंड 1.312 स्कोर, चौथा है न्यूजीलैंड 1.313 स्कोर और पांचवा है ऑस्ट्रिया 1.316 स्कोर के साथ में। सूचकांक में शामिल सर्वाधिक शांतिपूर्ण 10 देश में सिंगापुर 6वें, स्कोर 1.332, पुर्तगाल 7वें, स्कोर 1.333, स्लोवेनिया 8वें स्थान पर, स्कोर 1.334, जापान 9वें स्थान पर, स्कोर 1.336 और स्विट्जरलैंड 10वें स्थान पर है 1.339 स्कोर के साथ में। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में दुनिया के सर्वाधिक अशांत देश के रूप में अफगानिस्तान को दिखाया गया है।
विश्व के 5 सर्वाधिक अशांत देश हैं। 163 में रैंक पे है अफगानिस्तान, स्कोर 3.448। 162 में स्थान पर यमन है 3.35 स्कोर के साथ में। 161 में स्थान पर है सीरिया 3.294 स्कोर के साथ में। 160वें स्थान पर है सूडान, दक्षिणी सूडान, स्कोर है इसका 3.221। 159वें स्थान पर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, स्कोर है 3.214। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत सहित उसके पड़ोसी देशों की स्थिति इस प्रकार है। पहला है भूटान 17वीं रैंक पे, स्कोर है 1.496। 79वीं रैंक पे है नेपाल, स्कोर है 2.006। 80वीं रैंक पे है चीन, स्कोर है 2.009। 88वीं रैंक पे है बांग्लादेश, स्कोर है 2.051। 107 रैंक पे है श्रीलंका, इसका स्कोर है 2.136। और 126वें 126 रैंक पे है भारत, जिसका स्कोर है 2.314। 146 रैंक पे है पाकिस्तान, जिसका स्कोर है 2.745। विश्व के अन्य प्रमुख देशों के सूचकांक में स्थिति इस प्रकार है। जर्मनी 15वां स्थान, स्कोर 1.456। यूके 37वां स्थान, स्कोर 1.693। फ्रांस 67वां स्थान, स्कोर है इसका 1.939। यूएसए 131वां स्थान, स्कोर 2.448। ब्रिक्स देशों की स्थिति इस प्रकार है। भारत एवं चीन के अलावा दक्षिण अफ्रीका 130वें स्थान पर है, जिसका स्कोर है 2.405। ब्राज़ील का स्थान है 132वां 132, जिसका स्कोर है 2.462। रूस का है 158वां स्थान, स्कोर है 3.142। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय 22 से 24 मई 2023 ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय रिश्तों को सुधारने में अत्यधिक जोर दिया। उनकी यात्रा की योजना मूल रूप से एक बहुपक्षीय आयोजन क्वाड की बैठक के लिए बनी थी, जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन घरेलू राजनीतिक मजबूरियों के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति के इसके पीछे हटने और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के भी इसका अनुसरण करने के बाद यह यात्रा द्विपक्षीय यात्रा में बदल गई और एक छोटी अवधि का क्वाड शिखर सम्मेलन हिरोशिमा में आयोजित किया गया। परिणामस्वरूप मोदी की सिडनी यात्रा को काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां मिली, खासकर भारतीय समुदाय के कारोबारी समूहों को उनका संबोधन, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज़ के साथ ऑस्ट्रेलिया में विपक्षी दल के नेता भी शामिल हुए। 24 मई को मोदी अल्बनीज़ की हुई बैठक, जो एक साल में इस तरह की छठी बैठक थी, के बाद हुई घोषणाओं में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलियाई वाणिज्य दूतावास और ब्रिस्बेन में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोलना, प्रवासन और आवाजाही पर समझौता तथा भारत ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स के कामकाजी दायरे को अंतिम रूप देना शामिल है। रक्षा और सुरक्षा संबंध, अक्षय ऊर्जा पर सहयोग और अति महत्वपूर्ण खनिज क्रिटिकल मिनरल्स भी मूल एजेंडे का हिस्सा रहे, क्योंकि दिसंबर तक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर दस्तखत के लिए इसकी ज़रूरत थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो यूक्रेन पर रूसी आक्रमण और पश्चिमी प्रतिबंधों पर भिन्न रुख के बावजूद दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत को मुक्त व खुला बनाए रखने और आक्रामक चीन से निपटने को स्थायी व साझा उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 जुलाई तक फ्रांस की यात्रा पर रहे। 13 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस पहुंचे। इस वर्ष भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को बेस्टिल डे परेड समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था। प्रधानमंत्री मोदी की यह छठी फ्रांस यात्रा थी। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत पेरिस के एलिसी पैलेस में राष्ट्रपति मैक्रों और प्रथम महिला ब्रिगिड मैक्रॉन ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिसाबेथ बोर्न और फ्रांस की संसद
के अध्यक्ष गेराल्ड लार्चर के साथ भी बैठकें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। वार्ता में उन्होंने आपसी हित के कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। वार्ता में रक्षा, असैन्य उपयोग के लिए नाभिकीय ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, व्यापार एवं निवेश, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन व लोगों के आपसी संपर्क आदि पर चर्चा हुई। भारत फ्रांस की रणनीतिक भागीदारी के भावी स्वरूप से संबंधित दस्तावेज हॉरिजन 2047 सहित अनेक दस्तावेज वार्ता में स्वीकार किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे परेड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस समारोह में भारतीय वायुसेना के विमान सहित भारत की तीनों सेनाओं की 241 सदस्यीय टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस या बेस्टिल डे का फ्रांसीसी चेतना में विशेष महत्व है। फ्रांस की क्रांति के दौरान 14 जुलाई 1789 में बेस्टिल जेल पर लोगों ने धावा बोल दिया था। राष्ट्रपति मैक्रोन ने इस अवसर पर 13 जुलाई को भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी को फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक और सैनिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान रक्षा क्षेत्र में आगे सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते किए गए। दोनों देशों ने स्कॉर्पियन पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग पर एक रोड मैप अपनाने के उद्देश्य से भारत पेरिस स्थित अपने दूतावास में DRDO का एक तकनीकी कार्यालय खोलेगा। इस अवसर पर इंडियन ऑयल और फ्रांस की टोटल कंपनी के बीच LNG के आयात को लेकर दीर्घकालीन समझौता हुआ। दोनों पक्षों ने पृथ्वी और महासागरों के तापमान पर नज़र रखने के लिए और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने हेतु संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तृष्णा के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़े सहयोग की घोषणा की है। भारत और फ्रांस ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एवं एरियन स्पेस में वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाओं पर सहयोग के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत फ्रांस के दक्षिणी शहर मार्सिले में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। फ्रांस में भारत के UPI के उपयोग को लेकर भी समझौता हुआ। इसकी शुरुआत आईफिल टावर से की जाएगी, यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए रुपए में भुगतान कर पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 15 जुलाई 2023 को संयुक्त अरब अमीरात UAE की सरकारी यात्रा की। यह प्रधानमंत्री की UAE की 5वीं यात्रा थी। इससे पहले वे 2015, 2018, 2019 और 2022 में यहाँ की यात्रा कर चुके थे। इस यात्रा में श्री मोदी ने 15 जुलाई को अबू धाबी में UAE के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। दोनों नेताओं में फिनटेक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ। इस दौरान भारत और UAE के बीच बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े 3 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बैंकिंग क्षेत्र में स्थानीय मुद्रा के उपयोग से जुड़े 2 समझौते किए गए। इसका उद्देश्य स्थानीय मुद्राओं, रुपया और दिरहम के उपयोग को बढ़ावा देना और भुगतान तथा संदेश प्रणालियों को आपस में जोड़ने की सुविधा प्रदान करना है। भारतीय रिजर्व बैंक और संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक के बीच सीमा पार लेन देन स्थानीय मुद्रा निपटान LCS प्रणाली पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और UAE के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म IPP के एकीकरण हेतु समझौता किया गया। शिक्षा क्षेत्र में हुए समझौते के अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात में IIT दिल्ली का परिसर खोला गया है। इसमें परास्नातक पाठ्यक्रम जनवरी 2024 से तथा स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम सितंबर 2024 से शुरू होंगे।
संयुक्त अरब अमीरात भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है और दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है। दोनों देशों के बीच 2022 तक द्विपक्षीय व्यापार 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया है। 2022-23 के दौरान यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और चौथा सबसे बड़ा निवेशक तथा भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है। इस यात्रा में दोनों देशों ने संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में COP28 और भारत की अध्यक्षता में G20 के संदर्भ में महत्वपूर्ण वैश्विक भूमिकाओं को रेखांकित किया है। विश्व के शीर्ष 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की QS रैंकिंग विश्व भर के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी रैंकिंग का निर्धारण लंदन स्थित QS मीन्स क्वैक्वारेली सीमंड्स एजेंसी द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता रहा है। एजेंसी ने वर्ष 2024 के लिए अपनी 20वीं रैंकिंग 28 जून 2023 को जारी की है। इस रैंकिंग में विश्व के शीर्ष लगभग 1500 संस्थानों में भारत के 45 संस्थान शामिल हैं, जबकि पिछले वर्ष 2023 की रैंकिंग में 41 तथा 2022 की रैंकिंग में भारत के शीर्ष 35 संस्थान लगभग 1300 संस्थानों में स्थान पा सके थे। भारत के 4 विश्वविद्यालय पहली बार ही QS की वार्षिक रैंकिंग में शामिल हो सके हैं, जो इस प्रकार हैं: यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ चितकारा यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी व इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में QS की 2024 की रैंकिंग में भारत के 2 विश्वविद्यालय ही स्थान पा सके हैं, जबकि पिछले वर्ष शीर्ष 200 में शामिल भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या 3 थी। वर्ष 2024 की QS रैंकिंग में शीर्ष 200 विश्वविद्यालय में स्थान पाने वाले भारत के 2 संस्थान IIT बॉम्बे 149वां स्थान व IIT दिल्ली 197वां स्थान ही है। पिछले वर्ष 155वें स्थान पर रहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इस वर्ष इस रैंकिंग में 225वें स्थान पर है। पिछले वर्ष IIT दिल्ली की रैंकिंग 174 थी, जो इस वर्ष 197 है। इसके विपरीत IIT बॉम्बे की रैंकिंग पिछले वर्ष की 172 से सुधरकर 149 हो गई है। भारत के शीर्ष 10 संस्थानों में आगे के स्थान क्रमशः IIT खड़गपुर वैश्विक रैंकिंग 271, IIT कानपुर वैश्विक रैंकिंग 278, IIT मद्रास वैश्विक रैंकिंग 285, IIT गुवाहाटी रैंकिंग 364, IIT रुड़की 369 के अतिरिक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी वैश्विक रैंकिंग 407 407, अन्ना यूनिवर्सिटी 427 रैंकिंग के साथ IIT इंदौर रैंकिंग 454वां स्थान है। भारत के निजी विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च रैंक 771 से 780 के बीच इस वर्ष चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की है। QS की इस 20वीं वार्षिक रैंकिंग में भारत के 45 विश्वविद्यालयों या शैक्षणिक संस्थाओं को स्थान मिला है। इनमें से 13 संस्थानों की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। QS रैंकिंग 2024 में भारत के 45 उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं। यहाँ पे संस्थान हैं और रैंक दिए हुए हैं 2024 के हिसाब से। IIT बॉम्बे 149वीं रैंकिंग, IIT दिल्ली 197वीं रैंकिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 225 रैंकिंग, IIT खड़गपुर 271 रैंकिंग, IIT कानपुर 278वीं रैंक। IIT कानपुर की 278वीं रैंक है, IIT मद्रास की 285वीं रैंक है, IIT गुवाहाटी की 364th रैंक है, IIT रुड़की की 369th रैंक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की 407 रैंक है, अन्ना यूनिवर्सिटी की 427 रैंक है, IIT इंदौर की 454 रैंक है, मद्रास यूनिवर्सिटी की 526th रैंक है। संस्थान यूनिवर्सिटी रैंक और रैंक 2024 के अनुसार IIT BHU 571वीं रैंक है, JNU का 601 से 610 के बीच रैंक है, IIT हैदराबाद का 691 से 700 के बीच 700 के बीच रैंक है, सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी की 711 से 720 के बीच रैंकिंग है, IIT भुवनेश्वर की 731 से 740 के बीच रैंकिंग है,
जादवपुर यूनिवर्सिटी की 741 से 750 के बीच रैंकिंग है। मुंबई यूनिवर्सिटी की 751 से 760 की रैंकिंग है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की 771 से 780 तक की रैंकिंग है। शुलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायो टेक्नोलॉजी की 771 से 790 के बीच रैंकिंग है। NIT त्रिचुरापल्ली 781 से 790 के बीच रैंकिंग है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की 801 से 850 के बीच रैंकिंग है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की 801 से 850 के बीच रैंकिंग है। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी V2T की रैंकिंग 851 से 900 के बीच है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ पहली बार 901 से 950 के बीच रैंकिंग है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी 951 से 1000 के बीच रैंकिंग है। जामिया मिलिया इस्लामिया की 951 से 1000 के बीच रैंकिंग है। मणिपाल एकेडमी 951 से 1000 के बीच रैंकिंग है। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की 951 से 1000 के बीच रैंकिंग है। थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग 951 से 1000 के बीच। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1001 से 1200 के बीच। MIT यूनिवर्सिटी 101 से 1200 के बीच। अमृता विश्व विद्यापीठ 1001 से 1200 के बीच, यानी कि 1001 से 1200 के बीच। BHU की 1001 से 1200 के बीच। पंजाब यूनिवर्सिटी की 1001 से 1200 के बीच। सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 1001 से 1200 के बीच डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये। चितकारा यूनिवर्सिटी पहली बार है 1201 से 1400 के बीच। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी 1201 से 1400 के बीच। उस्मानिया यूनिवर्सिटी 1201 से 1400 के बीच। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी 1201 से 1400 के बीच। शिक्षा ओ अनुसंधान 1201 से 1400 के बीच ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। SRM इंस्टीट्यूट 1201 से 1400 के बीच। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी पहली बार है 1401 प्लस रैंकिंग है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 1401 प्लस है रैंकिंग इसकी, ये भी पहली बार आई है। QS रैंकिंग 2024 में वैश्विक स्तर पर पहला स्थान कैम्ब्रिज अमेरिका स्थित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT का है। यह लगातार 12वां वर्ष है जब MIT विश्व का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान QS रैंकिंग में बना हुआ है। MIT के बाद दूसरा स्थान इस वर्ष भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK का व तीसरा स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK का है। इनके पश्चात क्रमशः हार्वर्ड यूनिवर्सिटी व स्टैनफोर्ड के स्थान हैं। QS लंदन की यह रैंकिंग 6 महत्वपूर्ण मानकों के आधार पर है। इनमें एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, साइटेशंस पर फैकल्टी पर स्टूडेंट्स रेशियो, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रेशियो शामिल हैं। रैंकिंग के निर्धारण में एकेडमिक रेपुटेशन का भारांश वेटेज जहां 40% है, वहीं अन्य एम्प्लॉयर रेपुटेशन का 10% है और साइटेशंस पर फैकल्टी पर स्टूडेंट्स अनुमान 20% तथा अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी अनुपात व अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट अनुपात का भारांश 5% है। QS रैंकिंग 2024 में विश्व के सर्वोच्च 10 संस्थान, तो यहाँ पे समग्र रैंक है, यूनिवर्सिटी है और उसका स्कोर कितना है। पहला है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज अमेरिका में 100 स्कोर है इसका। दूसरा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK 99.2। तीसरा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड UK 98.9। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज अमेरिका में 98.3। पांचवा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड USA में 98.1 स्कोर। छठा है इंपीरियल कॉलेज लंदन UK में 97.8 स्कोर है इसका। ETH ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में 93.3 स्कोर है। 8वें रैंक पे है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर 92.7 स्कोर है और 9th रैंक पे है UCALA
UCL लंदन यूके का 92.4 स्कोर है। 10वां कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले USA का 90.4 स्कोर है इसका। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम व सर्बिया यात्रा। जुलाई 2022 में राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी पहली विदेश यात्रा पर 4 से 9 जून 2023 के बीच सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा पर रहीं। 6 दिन की इस यात्रा के पहले चरण में 4 जून को द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम की राजधानी परामारिबो पहुंची, जहां भारतीय प्रवासियों के सूरीनाम प्रवास के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वह आमंत्रित थीं। परामारिबो में उनका स्वागत मेज़बान राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी व उनकी कैबिनेट ने किया। राष्ट्रपति भवन के सामने ही स्थापित मामा स्नान की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की। 5 बच्चों को गोद में लेकर खड़ी एक महिला को मदर ऑफ सूरीनाम के रूप में जाना जाता है तथा उसकी गोद के 5 बच्चे वहां रह रही जनसंख्या के 5 प्रजातियों के प्रतीक हैं। इनमें हिंदुस्तान, जावा, चीन, यूरोपीय व स्थानीय समुदाय के लोग शामिल हैं। पारामारिबो में मेजबान राष्ट्रपति श्री संतोखी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने की। आपसी द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर विशेष बल दोनों पक्षों ने इस वार्ता में दिया। औषधियों, IT, क्षमता निर्माण व रक्षा आदि क्षेत्रों में सहयोग संवर्धन पर चर्चा वार्ता में हुई है। भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को इस अवसर पर सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से मेजबान राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने सम्मानित किया। इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताते हुए इसे भारतीय सूरीनाम समुदाय को समर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि इन लोगों ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर्बिया की यात्रा। सूरीनाम में 3 दिन के प्रवास के पश्चात शिष्टमंडल के साथ राष्ट्रपति मुर्मू 7 जून 2023 को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पहुंची, जहां सर्बिया पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया गया। मेजबान राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की उनकी वार्ता 9 जून को संपन्न हुई। ऊर्जा, संचार, व्यापार व कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग संवर्धन पर चर्चा वार्ता में की गई। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, जो वर्तमान में 32 करोड़ यूरो के स्तर पर है, को इस दशक के अंत तक 1 अरब यूरो के वार्षिक स्तर तक ले जाने के लिए सहमति दोनों पक्षों में बनी। द्विपक्षीय व्यापार के लिए नए क्षेत्रों की तलाश की बात दोनों राष्ट्रपतियों ने कही। द्विपक्षीय व्यापार के अतिरिक्त जिन अन्य प्रमुख क्षेत्रों को सहयोग संवर्धन के लिए द्विपक्षीय वार्ता में चिन्हित किया गया, उनमें रक्षा एवं सैन्य तकनीकी सहयोग, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सांस्कृतिक सहयोग व फिल्म निर्माण आदि शामिल है। सर्बिया में फिल्म निर्माण के लिए आकर्षक रियायतों का प्रस्ताव मेजबान राष्ट्रपति ने दिया। भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा जारी किए जाने को सरल बनाने के लिए सहमति उन्होंने दी। बेलग्रेड व नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ान सेवा की आवश्यकता पर भी बल मेजबान राष्ट्रपति वुसिक ने दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कानून के शासन व राष्ट्रों की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान के अपने सिद्धांत को दोनों पक्षों ने वार्ता में दोहराया। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला आयरलैंड पहला देश। आयरलैंड के स्वास्थ्य मंत्री स्टीफन डॉनेली ने 22 मई 2023 को नए नियमों पर हस्ताक्षर किए कि ये नियम शराब पीने के स्वास्थ्य जोखिमों के साथ साथ उत्पाद की कैलोरी गिनती के बारे में भी चेतावनी देगा। इस तरह आयरलैंड शराब उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। कानून का उद्देश्य शराब के सेवन से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह कानून 22 मई 2026 से प्रभावी होगा, जिसमें व्यवसायों को नई आवश्यकताओं को समायोजित करने का समय मिल जाएगा। ये चेतावनियां अत्यधिक शराब के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य खतरों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेगी। व्यक्तियों को
निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी। स्वास्थ्य चेतावनियों में लीवर की बीमारी, हृदय संबंधी समस्याएं, कैंसर के बढ़ते जोखिम, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और अन्य संबंधित खतरे शामिल हैं। छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023। छठा हिंद महासागर सम्मेलन IOC 12 से 13 मई 2023 के बीच ढाका, बांग्लादेश में आयोजित किया गया। सम्मेलन का छठा संस्करण इंडिया फाउंडेशन द्वारा बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय और एस राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के सहयोग से आयोजित किया गया है। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी था। सम्मेलन का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने की तरीकों पर चर्चा करने के लिए 25 देशों के प्रतिनिधि मंडलों और थिंक टैंकों को एक साथ लाना है। सम्मेलन में 8D सार्क व बिम्स्टेक के प्रतिनिधियों सहित लगभग 150 विदेशी अतिथियों ने हिस्सा लिए। 8D D8 बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, तुर्की के बीच विकास सहयोग से जुड़ा एक संगठन है। IOC व्यापार, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी सहित हिंद महासागर से संबंधित व्यापक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है। गहरे समुद्र में समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने 20 जून 2023 को खुले समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि को स्वीकार किया। 193 सदस्य देशों ने बिना किसी आपत्ति के संधि को मंजूरी दी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यदि संधि ऐसे समय पर हो रही है जब महासागर कई मोर्चों पर खतरे का सामना कर रहे हैं, यह संधि ऐसे समय पर हो रही है जब महासागर कई मोर्चों पर खतरे का सामना कर रहे हैं। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सभी देशों से आग्रह किया कि वे ये सुनिश्चित करें कि इस संधि पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर हो सकें। राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर के समुद्र को खुला समुद्र कहा जाता है, जहां जैव विविधता की रक्षा के लिए 20 वर्षों से ज़्यादा अवधि से संधि के लिए बातचीत चल रही थी। खुला समुद्र पृथ्वी का लगभग आधा हिस्सा है। नई संधि 20 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं की वार्षिक बैठक के दौरान हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत की जाएगी। 60 देशों द्वारा इसकी पुष्टि करने के बाद यह संधि लागू हो जाएगी। पर्यटन पनडुब्बी टाइटन दुर्घटनाग्रस्त। 18 जून 2023 को अमेरिकी फर्म ओशन गेट एक्सपीडिशन के नेतृत्व में टाइटन पनडुब्बी न्यूफाउंडलैंड के तट पर डूबे हुए टाइटैनिक के मलबे का दौरा करने के लिए एक अभियान पर निकली, लेकिन 2 घंटे बाद इसका संपर्क टूट गया। यह पनडुब्बी उत्तरी अटलांटिक में समुद्र की सतह से लगभग 13,000 फीट नीचे टाइटैनिक जहाज के पास फट गई, जहां 1912 में ब्रिटेन का टाइटैनिक जहाज डूबा था। टाइटन पर सवार सभी 5 सदस्यों को मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों में अमेरिकी फर्म ओशन गेट एक्सपीडिशन के संस्थापक स्टॉकटन रश, ब्रिटिश अरबपति हैमिश हार्डिंग व प्रसिद्ध फ्रांसीसी गोताखोर पॉल हेनरी नार्जियोलेट, पाकिस्तानी व्यवसायी शहजादा दाऊद और उनके 19 वर्षीय बेटे सुलेमान शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 21 से 23 जून 2023 तक अमेरिका की यात्रा पर रहे। प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी ने 6 बार पहले भी अमेरिका की यात्रा की थी, लेकिन यह यात्रा इसलिए विशेष थी कि यह उनकी अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा थी जो राष्ट्रपति जो बाइडेन व प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन के निमंत्रण पर संपन्न की गई थी। अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाने वाले मोदी दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उनसे पूर्व जून 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने अमेरिका की राजकीय यात्रा की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वयं के निमंत्रण पर किसी शासन प्रमुख द्वारा संपन्न की गई यात्रा को ही राजकीय स्टेट विजिट यात्रा का दर्जा वहां प्रदान किया जाता है।
ऐसी यात्रा के लिए आमंत्रित नेता की यात्रा का पूरा व्यय मेजबान अमेरिका द्वारा ही वहन किया जाता है तथा आमंत्रित नेता का विशेष स्वागत व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा उनके सम्मान में रात्रि भोज की मेजबानी भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस यात्रा के पहले चरण में 21 जून को प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क पहुंचे, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग कार्यक्रम के नेतृत्व का उनका कार्यक्रम था। उसी दिन प्रख्यात उद्यमियों, नोबेल पुरस्कार विजेताओं, लेखकों व अन्य बुद्धिजीवियों से मुलाकात भी उन्होंने की। 3 बड़ी कंपनियों के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर भारत में निवेश के लिए सहमति दी। इनमें युद्धक इंजन बनाने वाली जनरल इलेक्ट्रिक, जीई, सेमीकंडक्टर बनाने वाले माइक्रोन तथा अप्लाइड मटेरियल्स शामिल हैं। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने भी श्री मोदी से मुलाकात कर भारत में निवेश हेतु इच्छा व्यक्त की है। 22 जून को वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में औपचारिक स्वागत के पश्चात मेजबान राष्ट्रपति के साथ उनकी आधिकारिक द्विपक्षीय वार्ता हुई। अमेरिकी कंपनी जीई एरोस्पेस द्वारा भारत में तेजस युद्धक विमानों हेतु इंजन बनाने तथा माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा भारत के अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट लगाने की घोषणाएं इनमें शामिल हैं। इस पर कुल $2.75 अरब का निवेश होगा। जीई एरोस्पेस द्वारा तेजस की अगली पीढ़ी के लिए जेट F414 इंजनों का निर्माण HAL के साथ मिलकर किया जाएगा। अप्लाइड मटेरियल्स इंक ने भी भारत में $40 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। अमेरिका से अतिशक्तिशाली 31 युद्धक ड्रोनर विमान हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस HAL खरीदने के लिए भी समझौता भारत ने किया है। इसमें से नौसेना को 15 सी गार्जियन ड्रोन तथा थल और भारतीय वायुसेना को 8 भूमि संस्करण वाले ड्रोन स्काई गार्जियन प्राप्त होंगे। अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने की घोषणा की। इसके साथ ही नासा व इसरो ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए संयुक्त मिशन भेजने का निर्णय किया है। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला भारत 27वां देश है। यह मंच असैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर समान विचार वाले देशों को एक मंच प्रदान करता है। दोनों देशों में राजनीतिक उपस्थिति बढ़ाने के लिए सहमति दोनों नेताओं में हुई और इसके तहत भारत जहां सिएटल में वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा, वहीं अमेरिका की ओर से अहमदाबाद व बेंगलुरु में वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की गई है। भारतीय कामगारों के लिए H-1B वीज़ा हेतु नियमों में ढील देने की घोषणा भी अमेरिका ने की है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति व स्थिरता तथा जलवायु संकट सहित प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर भी चर्चा दोनों पक्षों में हुई। भारत में सितंबर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आने का निमंत्रण अमेरिकी राष्ट्रपति को श्री मोदी ने दिया। 22 जून को ही वॉशिंगटन में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में भारत और USA भविष्य के लिए कौशल विकास विषय पर केंद्रित एक कार्यक्रम में प्रथम महिला जिल बाइडेन के साथ श्री मोदी ने हिस्सा लिया। उसी दिन वॉशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस संसद के संयुक्त सत्र को भी श्री मोदी ने संबोधित किया। कांग्रेस के संयुक्त सत्र को इससे पूर्व जून 2016 में मोदी ने अपनी तत्कालीन अमेरिका यात्रा के दौरान भी संबोधित किया था। इस प्रकार 22 जून 2023 का उनका यह संबोधन अमेरिकी कांग्रेस में दूसरा संबोधन था। अमेरिकी संसद को 2 बार संबोधित करने वाले वह पहले भारतीय नेता हैं।